हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शारतेंद्र। आज मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में हमने ये जाना था कि जो फाइनल अकाउंट है उसमें ये 3 स्टेप्स में हम अपने व्यवसाय की लाभ हानि की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चला कि ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में सकल लाभ बोलते हैं। उसके बाद हमें ये पता चला कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, तो हम उसके आगे पीएल अकाउंट बताते हैं। पीएल अकाउंट बनाने की वजह से हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है, यानी कि शुद्ध लाभ पता चलता है। और अब वो शुद्ध लाभ हम अपनी कैपिटल में ऐड करके, क्योंकि एक शुरुआती पूंजी हम लगाएंगे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फिर उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना का लॉस हुआ, तो वही हमारा कैपिटल में इम्पैक्ट डालेगा। मतलब अगर 2 लाख रुपए हमने लगाए और 50,000 रुपये हमें पूरे साल का प्रॉफिट हुआ, तो अब हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी 2 लाख प्लस 50,000, ये जो प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए हमने पूरे बिजनेस में लगा रखे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम अपने असेट और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा क्या है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट मतलब एक ऐसी सीट जिसमें हमारी असेट और लाइबिलिटीज के बैलेंस देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संपत्ति एवं दायित्वों के स्थिति को प्रकट करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। हमने पहले ही बताया इसमें क्या होगा, हम संपत्ति और दायित्वों को देखेंगे, असेट और लाइबिलिटीज को देखेंगे। तो बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा कोई खाता नहीं है, यह केवल विवरण पत्र है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है जिसमें व्यापार की पूंजी, ऋण, संपत्ति एवं जायदाद के साथ साथ समस्त देनदारों एवं लेनदारों के खातों का शेष लिखते हैं। इसलिए इसे व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण कहा जाता है। हम इससे कह सकते हैं कि ये हमारा आर्थिक विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने अपनी असेट और लाइबिलिटीज को लिख रखी हैं। ठीक है, स्थिति विवरण के एक निश्चित समय पर किसी चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को तस्वीर करता है। ये क्या करता है, एक पिक्चर है जिसमें हम क्या देखते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि आखिर हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी असेट्स हैं। बैलेंस शीट के बाएं पक्ष को कैपिटल एवं लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, पूंजी व दायित्व पक्ष कहा जाता है, तथा दाएं पक्ष को आप असेट एंड प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में लाइबिलिटीज और असेट सिर्फ इससे मेजर करते हैं कि एक तरफ हमारी लाइबिलिटी होती है, दूसरी तरफ असेट होती है। और लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं हम कैपिटल को, और असेट में इंक्लूड करते हैं प्रॉपर्टीज, जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे पास बैलेंस शीट की? देखिए, बैलेंस शीट एक खाता नहीं है, अपितु एक विवरण पत्र है। इसको हम एक अकाउंट नहीं बोलेंगे, इसको एक स्टेटमेंट बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। इसी वजह से बच्चों ध्यान रखना, टू और बाई का प्रयोग यहां मत करना। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में टू और बाई का प्रयोग करते हो, पीएल अकाउंट में करते हो, लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक खाता नहीं है, ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट, इसमें पूंजी एवं दायित्वों, संपत्ति एवं जायदादों को दिखाया जाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही। ठीक है, तो बैलेंस शीट के 2 भाग को विभाजित करेंगे। मतलब हम इससे जैसे अभी तक करते आए हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग के लिए किया, फिर पीएल के लिए किया, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ना लिख करके हम क्या करेंगे, हम लाइबिलिटीज एवं कैपिटल, मतलब हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और उसके बाद अमाउंट, देन असेट, देन अमाउंट। इस तरीके से हम इसके कॉलम्स को बांटेंगे। वैसे ही 4 कॉलम बनेंगे। तो बैलेंस शीट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। बाएं भाग को दायित्व भाग, लाइबिलिटी साइड बोलेंगे, और दाएं भाग को असेट साइड हम बोलेंगे।
ठीक है। इसमें और का प्रयोग नहीं लिखा जाता, इसमें क्या करेंगे, बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं आएगा कि आपका टोटल पहले आप डेबिट साइड करिए या पहले क्रेडिट साइड करिए। इसमें जो दोनों का टोटल है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन दोनों का टोटल आपका बराबर आएगा। जो दोनों कॉलम होंगे वो बराबर आएंगे। अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट सही बनाई है। ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाने के उद्देश्य, आप किसी भी चीज़ को करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो बैलेंस शीट बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, आप बैलेंस शीट आखिर क्यों बना रहे हो? तो बैलेंस शीट बनाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, व्यापारी आर्थिक स्थिति को जानना चाहता है, इस वजह से इसे बनाता है। फिर संपत्तियों की प्रवृत्ति मूल्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, फर्नीचर कितने का है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी असेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कितने की है। इसी तरीके से लायबिलिटीज के बारे में भी, दायित्वों की भी प्रकृति और सीमा की जानकारी होती है कि किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, क्रेडिटर्स अगर है हमारे पास तो किसको कितना पैसा देना है, ये सब कुछ हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। फिर बैलेंस शीट में पूंजी एवं वृद्धि तथा कमी की जानकारी होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी शुरुआत में ही बताया कि 2 लाख रुपए मान लीजिए हमने अपनी कैपिटल लगाई थी, तो अब वो 2 लाख रुपए से हमने इस साल प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया। अगर प्रॉफिट कमाया तो वो पूंजी में वृद्धि करेगा, और अगर लॉस कमा लिया तो वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। ठीक है। बैलेंस शीट की सहायता से व्यापार का मूल्य तथा ख्याति मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब जो जितना अच्छा बिजनेस करेगा, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए जियो ने आपको 4G डाटा दिया, तो वो क्या करेगा, एक अच्छी कमाई करेगा। तो जब अच्छी कमाई करेगा तो आप देखोगे कि वो एक साल भर में प्रॉफिट अच्छा कमाएगा, तो उसी तरीके से उसकी गुडविल भी बन जाएगी, ख्याति भी आपके बिजनेस में है, आज सब कोई उसका नाम जानता है। तो ये कैसे नाम जानेगा, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी उसका अच्छा नाम बनता है। तो हम जितना अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं उतना ही अच्छी हमारी गुडविल भी बनती जाती है। ठीक है। मार्केट में हमें गुडविल बनानी है तो हमें एक अच्छा बिजनेस करके देना पड़ता है। बैलेंस शीट से फर्म के ऋणों का भुगतान करने की क्षमता का भी ज्ञान होता है। बच्चों देखो, है क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपए हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमें लोगों को देना है पैसा 50,000 रुपए, और उतना ही हमारे पास कैश में 50,000 से ज्यादा कहो हमारे पास मान लीजिए 90,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऋणों के भुगतान करने की क्षमता हुई कि मतलब हम आसानी से, हम अपने जो डेटर्स हैं या जो भी हैं जिसको भी हमें पेमेंट करना है उसको हम आसानी से पेमेंट कर लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हम ऋण है, जो फर्म ने ऋण ले रखा है, लोन्स हैं उसके ऊपर, वो आसानी से उसका पे ऑफ कर पाएगा। ठीक है। व्यापार की लाभप्रदता का भी ज्ञान होता है कि व्यापार कितने परसेंट प्रॉफिट पे गया है, आखिर हमने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। एक नामी बिजनेस जो होते हैं वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। बैलेंस शीट के द्वारा व्यापारिक शुद्ध लाभ हानि तथा व्यवसाय के आहरण का ज्ञान होता है। देखिए, शुद्ध लाभ हानि ये कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। तथा दूसरा क्या है, व्यवसाय के आहरण। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि व्यवसाय के आहरण क्या होता है। आहरण मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या होती हैं, जैसे हमारा बिजनेस है तो हम कुछ पैसा या कुछ गुड्स हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए उस बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो जो पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ कर लेते हैं उसको हम आहरण या ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो वही चीजें हमने कैपिटल को डिक्रीज कर देंगी, क्योंकि जितना मान लीजिए हमने बिजनेस में शुरुआत में 2 लाख रुपए लगाया था, लेकिन बाद में हमें किसी जरूरत पड़ी और हमने अपने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल लिया था अपने किसी पर्सनल यूज के लिए। तो जब पर्सनल यूज के लिए वो पैसा हमने निकाल लिया था, वो हमारी ड्राइंग बन जाएगी और कैपिटल को डिक्रीज कर देगी, क्योंकि 2 लाख रुपए में से अब हमारा 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा। ठीक है। वो हमारा ड्राइंग्स कहलाएगी। अब देखिए, सबसे पहले अब हम बात कर चुके हैं कि एक तरफ लायबिलिटी जाती है, दूसरी तरफ असेट जाती है। तो अब हम असेट को जान लेते हैं कि संपत्तियां होती क्या है और इसको हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। तो संपत्तियां से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से है जिसमें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, जिनका मूल्य होता है, जिनका उपयोग व्यापार के संचालन एवं आय अर्जन के लिए किया जाता है। देखिए, हम इनकम कमाएंगे, लेकिन इनकम को बेस क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो संपत्तियां लगी होती हैं। मतलब हमारा एक कोई बिल्डिंग होगी जिसमें हम कोई काम कर रहे होंगे, हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, फिर उनसे कुछ फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर वो गुड्स को कहीं मशीनरी वगैरह लगाएंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारी असेट्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आय अर्जन कर रहे हैं हम।
उसी से कमा रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपत्तियां वे स्रोत हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मशीन, भूमि, भवन, ट्रक, ये सारा कुछ क्या है, ये सब कुछ ऐसा ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम अपनी संपत्तियों के बल पे ही अपने प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। इस तरह संपत्तियां व्यवसाय के मूल्यवान साधन हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है तथा जिन पे मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास इतने के वर्कर हैं, लेकिन वो वर्कर्स जो है उनको हम अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे कि इतना पैसा है, इतने पैसे के रूप में हम उसे मनी में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब संपत्तियों के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर अपने असेट्स के टाइप में देखें तो स्थायी संपत्तियां, जिन्हें हम इंग्लिश में फिक्स असेट्स बोलेंगे। तो स्थायी संपत्तियां से उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली हैं और पुनः विक्रय के लिए नहीं है। जैसे हमने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी है, वो बिल्डिंग इस उद्देश्य से नहीं खरीदी है कि हम उसे दोबारा बेच देंगे। हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग में काम करने वाले हैं और हम उस बिल्डिंग को अपने पास रखेंगे समय के लिए। तो इस वजह से वो हमारी क्या होगी, एक फिक्स असेट्स कहलाएगी। इसमें देखिए उदाहरण में आप क्या क्या देख सकते हो, भूमि हो गया, भवन, मशीन, उपस्कर, ये सारा कुछ हमारा क्या होता है, फिक्स असेट्स के रूप में काम करता है। इसी तरीके से करेंट असेट, कुछ चालू संपत्तियां होती हैं। चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए या अल्प अवधि के लिए रोकड़ में परिवर्तित की जाती हैं, इसलिए उन्हें चालू संपत्तियां, सक्रिय संपत्तियां या परिवर्तनशील संपत्तियां भी कहा जाता है। देखिए 3 नाम है इसके, चालू संपत्तियां, चक्रीय संपत्तियां और परिवर्तनशील संपत्तियां। ये ऐसी संपत्ति होती हैं जिनको जब हम चाहें, मान लीजिए 1-2 महीने के अंदर हम तुरंत कैश में करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास मटेरियल रखा हुआ है, हम मोबाइल फोन बनाते हैं अपने कंपनी में और हमारे पास 1000 गुड्स जो रखा हुआ है अभी, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, तो जब चाहे हम तो उसको कैश करा सकते हैं, तुरंत गए, तुरंत माल पे बेच दिया उसे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, चालू संपत्तियां, जो हम जल्दी से आप उसका कैश में करा सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप देनदार, डेटर्स हो गए, डेटर से तुरंत पैसा मांगा जा सकता है। पूर्वदत्त हुए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे बोलेंगे, स्टॉक हो गया, प्राप्य बिल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कैश करा सकते हैं। अब देखिए कुछ इनटेंजिबल असेट्स हैं, अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे आप ये समझ रहे हो, आप अगर एक नॉर्मल टी शर्ट खरीदोगे तो 100-200 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक नामी कंपनी, मान लीजिए आप जॉकी की खरीद रहे हो, आप पूमा की खरीद रहे हो, तो ये सब क्या है, ये एक ब्रांडेड कंपनीज हैं और वो ब्रांड का पैसा अलग से चार्ज करते हैं। तो वो क्या है, वो उनकी गुडविल है। तो गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स, ये सारा कुछ क्या है, ये एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक नाम बना रखा है। तो ये हमारी इंटेंजिबल असेट कहलाती है। अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हमें उससे पैसा, उससे लाभ अधिक मिल रहा है। ठीक है, मूर्त संपत्तियां जो दिखाई पड़ रही हैं हमारे पास, टैंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिन्हें देखा और तथा छुआ जा सकता है, उसे हम, उसका कोई भौतिक स्वरूप होता है। जैसे फर्नीचर हो गया, आपके पास बिल्डिंग हो गई, ये देखिए उदाहरण में आप देखिए भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, उपस्कर, स्टॉक, ये सब कुछ क्या है, ये आपके पास मूर्त संपत्तियां हैं जिनको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अमूर्त को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एक संपत्ति के रूप में काम करती है। ठीक है, क्षयशील संपत्तियां, वेस्टिंग असेट्स। कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो वेस्टिंग है, जो कि लगातार जिसमें गिरावट आती रहती है। तो देखिए क्षयशील संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो प्रयोग तथा उपभोग के साथ घटती या नष्ट होती जाती हैं। जैसे इनका अगर उदाहरण आप देखें तो खाने, तेल के कुएं, ये सब क्या है, जैसे एक खादान है, खादान में मान लीजिए सोना निकल रहा है, तो अब वो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब उसमें से खाना सारा सोना निकल जाएगा, तो और तेल का कुआं है जैसे, तो उसमें कुएं में कभी ना कभी तो तेल खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये ऐसा है जिसको आप यूज करोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि गिरावट होती है, तो उनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। इसी तरीके से अब आप लायबिलिटीज पे आइए, लायबिलिटीज समझिए और उसका वर्गीकरण समझते हैं। तो वह धन जो व्यवसायिक उपक्रम को दूसरों को देना होता है, दायित्व कहा जाता है। मतलब हमें किसी को पे करना है तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई कि हमें इस अमाउंट को, इस व्यक्ति को इतना हमें पे करना है। जैसे लेनदार हो गया, देय बिल, कोई ऐसे बिल्स हैं जिनको हमें पे करना है, ऋण हमने किसी से ले रखा है, लोन, अधिविकर्ष, ये ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दे देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब कुछ ऐसा है जिनको हमें पे ऑफ करना है, हमें देना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे दें, इसे जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। इस प्रकार एक दायित्व ऐसी देयताएं हैं, वे सभी राशियां हैं जो लेनदारों को भविष्य में देय हैं। जो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पे करना है भविष्य में, वो सारा कुछ आता है। अब उसका
जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। अब हमें क्या करना है, इसके टाइप्स देखते हैं। तो स्थायी संपत्तियां मतलब फिक्स्ड आपकी लायबिलिटी कौन कौन सी हैं, तो दीर्घकालीन या स्थायी दायित्वों से अभिप्राय ऐसे दायित्वों से है जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के पश्चात करना होता है। उदाहरण के लिए आप जो ऋण लेते हैं दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म्स लोन आपने किसी से ले लिए, तो ये सब क्या है, ये एक समय के बाद में आपको देना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ये स्थायी आपने संपत्तियां और चालू संपत्तियां देखी, वैसे ही यहाँ पे भी स्थायी और चालू ऋण होता है। चालू ऋण क्या है, हमें जल्दी से जल्दी देना है। चालू ऋण वे ऋण है जिनका भुगतान हमें अल्प अवधि में किया जाना है। जैसे देह पित्र बिल जो है हमारा, कोई भी विविध लेनदार क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, इन्हें हमें बहुत जल्दी पे आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए डेबिट पक्ष में आपको कंप्यूटर, ये आपकी एसेट हो गई, फिक्स फर्नीचर एवं फिक्चर्स हो गई, ये आपकी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल ये भी आपकी एसेट है, डेटर वो भी आपकी एसेट है, कैश इन हैंड देखिए नीचे के जितने हैं लॉस ऑलमोस्ट ये सारा कुछ आपके असेट्स हैं। उधर क्रेडिट साइड जो भी दे रखा है ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम अजय। तो इस तरीके से क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ये नेट लॉस है ये क्या होगा, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसमें से 66,600 में से 2950 आप माइनस कर दोगे, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो इसमें ऐड कर देते, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये लॉस हुआ है, इस वजह से कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट के 4 कॉलम खींचेंगे। ठीक है, हम मान लीजिए इधर के ये लायबिलिटी के लिए कुछ बना लिया हमने, ऐसे करके खींचेंगे 4 कॉलम। ठीक है, और 4 कॉलम में हम सबसे पहले इधर लायबिलिटी अमाउंट, फिर असेट अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले ऊपर कैपिटल लिख करके, कैपिटल में नेट लॉस माइनस कर देंगे। ठीक है, जो आएगा उसे यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे। फिर इसी तरीके से क्रेडिटर उठा के लिख देंगे, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम अजय। इतना हमारा लायबिलिटी साइड हो जाएगा और इसका हम टोटल कर लेंगे। फिर जितनी चीज़ें इधर बचती हैं ये वाली सारी, बस नेट लॉस को छोड़ के, क्योंकि ये कैपिटल में माइनस हो चुका है, बाकी सारा कुछ हम उठा करके इधर असेट्स में लिख देंगे और उसका टोटल कर देंगे। बच्चों ये दोनों पूरा मैच हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ट्राई करिएगा, ये सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। अब दोनों चीज़ें जब मैच हो जाएंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनका टोटल कितना आया है।